मैं जीवेश चौबे उपमंगा न्यूज़ की ओर से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे गुटकार कार्यक्रम में। इसमें हम अपने विशिष्ट अतिथियों का साक्षात्कार लेते हैं, रंगकर्मी, कलाकार आदि रहते हैं। तो आज हम हमारे शहर के ही नहीं पूरे देश में प्रतिष्ठित व्यंगकार श्री गिरीश पंकज जी से बातचीत के लिए बैठे हैं। गिरीश पंकज जी का नाम गिरीश चंद्र उपाध्याय जी है। उनका जन्म वैसे तो बनारस में हुआ, मगर वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में ही रहे। उनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ मनेन्द्रगढ़ में हुआ। फिर वो रायपुर आ गए और यहाँ पूरी तरह रच बस गए। गिरीश जी की शुरुआत पत्रकारिता से हुई। वे पत्रकारिता में भी बड़े जुझारू थे। मैनेजमेंट से लेकर सबसे उन्होंने संघर्ष भी किया, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ भी उठाते रहे थे। उन्होंने एक समय के बाद पत्रकारिता को पूरी तरह छोड़कर अपनी खुद की पत्रिका चालू करी। वे सद्भावना दर्पण के संपादक हैं। सद्भावना दर्पण मेरे ख्याल से पूरे देश में एकमात्र अनुवाद की पत्रिका है प्रतिष्ठित, जिसमें देश विदेश और की सभी भाषाओं के अनुवाद प्रकाशित होते हैं। वे आज देश के प्रतिष्ठित व्यंगकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने व्यंग के अलावा कहानी, कविता, गज़ल, उपन्यास, नाटक सभी विधाओं में लेखन किया। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में व्यंग की एक समृद्ध परंपरा रही है। प्रभाकर चौबे, लतीफ घोंगी, त्रिभुवन पांडे, ये हमारे पूर्वज रहे जिन्होंने व्यंग को बड़ी धार दी। गिरीश जी उसके बाद की पीढ़ी के और हमारे प्रतिनिधि व्यंगकार के रूप में आज जाने जाते हैं। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आपकी लेखन की शुरुआत किस तरह हुई? मेरे लेखन की शुरुआत मैं जब याद करता हूँ तो अतीत की मधुर स्मृतियों में लौटते हुए बचपन की ओर लौटता हूँ। मैं जब क्लास 9वीं में था तभी शालेय पत्रिका में कविताएं और रचनाएं बुलवाई गई बच्चों से। तो मुझे लगा मुझे भी अपना मौलिक कुछ लिख करके देना चाहिए। बाकी बच्चे तो कटिंग वटिंग इधर से उधर उठा करके दे रहे थे। मुझे लगा अपनी मौलिक कोई चीज़ आनी चाहिए, और ऊपर वाले की कृपा से या लगातार वो सोच रहा था, उस प्रक्रिया से मैं गुजर रहा था। तो अचानक मेरे जहन में एक कविता आई बच्चों के लिए। नींद से जागो प्यारे बच्चों, सवेरा सुहाना मौसम लाया, खेल कूद के दिन बीते, अब पढ़ने का है मौसम आया। वो कविता लिखी मैंने, वो कविता छपी शालेय पत्रिका में। और उसके बाद मित्रों ने कहा, अपने परिचितों ने कहा कि तुमको लिखना चाहिए, लिख सकते हो। पिताजी ने प्रेरित किया, शिक्षकों ने प्रेरित किया, और उसका परिणाम रहा कि मैं लिखता रहा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो पत्रकारिता में रुचि हुई और समकालीन साहित्य को पढ़ने लगा। तो धीरे धीरे उस विधा में आगे बढ़ता गया और व्यंग में शुरू से रुचि रही। मुझे याद आ रहा है पहली कविता मेरी नवभारत टाइम्स में जो छपी थी, वो जब मैं 15 साल का था तब वो व्यंग कविता ही थी। आया फिर गणतंत्र दिवस, भाषणबाजी नारेबाजी, फिर हो गया जस का तस, बटी मिठाई सबने खाई, मना लिया फिर हमने हर्ष, ना निकला कुछ भी निष्कर्ष, आया फिर गणतंत्र दिवस। ये कविता 15 या 16 साल की अवस्था में लिखी। तो मतलब व्यंग में मेरी रुचि शुरू से रही। मेरी रचना बली में वो रचना आ रही है। तो गद्य व्यंग भी लिखने लगा था, लेकिन शुरुआत कविता से ज़्यादा हुई। बाद में 80 के बाद से मैंने गद्य व्यंग को की ओर रुख किया। जब मैंने हरिशंकर परसाई को पढ़ा, शरद जोशी को पढ़ा, और धर्मयुग जैसी पत्रिका में बैठे ठाले नामक जो स्तंभ निकलता था उसमें KP सक्सेना को, श्रीलाल शुक्ल को, तमाम बड़े बड़े रचनाकारों को पढ़ता रहा। तो गद्य व्यंग की ओर मेरी रुचि हो गई। इस तरह से लिखने की दुनिया में मेरा प्रवेश हुआ। हाँ, आप पत्रकारिता में भी रहे, आपने सिटी में भी काफ़ी काम किया। तो उसमें वो अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत सही रहा कि मैंने लेखन की शुरुआत तो मेरी हो गई थी, लेकिन विधिवत लेखन मेरा पत्रकारिता के माध्यम से शुरू हुआ। सबसे पहले मैं बिलासपुर टाइम्स का संवाददाता था। अच्छा। बिलासपुर टाइम्स जो बिलासपुर का एक बड़ा अखबार था, उस पर मैं रहा। उसके बाद मैं मित्रों के कहने पर युगधर्म में आ गया। दैनिक युगधर्म उस समय का नवभारत और देशबंधु की तरह एक बड़ा लोकप्रिय अखबार था। हालांकि उसकी अपनी एक विचारधारा थी। तो लेकिन कुछ साल वहाँ काम करने के बाद नवभारत से मुझे ऑफर आया कि आपको नवभारत में काम करना है। और नवभारत में आया तो वहाँ सिटी चीफ के रूप में रहा
फिर 10 साल नवभारत में रहा, फिर भास्कर में भी बुलावा आया सिटी चीफ के रूप में, वहाँ रहा, स्वदेश में रहा, राष्ट्रीय हिंदी मेल में रहा, और इस तरह से एक अखबार खबरगढ़ का संपादक और प्रकाशक भी रहा। तो इस तरह से पत्रकारिता में लंबी पारी खेली, और ये सच कहूँ तो पत्रकारिता का जो अनुभव था, उस अनुभव ने मुझे मेरे अंदर के साहित्यकार को और सशक्त किया। पत्रकारिता के फीडबैक को लेकर के मैं अपने लेखन में रूपांतरित करता रहा। जैसे मुझे याद आ रहा है, एक बार कानपुर की मैंने खबर फ्रंट पेज पे छापी कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, गले में ताम्रपत्र दिखा करके लटका करके भीख मांग रहा है। अच्छा। तो वो खबर मैंने छापी और फिर मुझे लगा इस पर तो नुक्कड़ नाटक बन सकता है। तो ये रात को मैंने स्वतंत्रता सेनानी का दर्द नाम से एक नुक्कड़ नाटक लिखा। अच्छा। और वो बहुत नाटक कई जगह खेला भी गया। तो मैंने अनुभव किया कि मेरी पत्रकारिता मेरे लेखन में बड़ी सहायक बनी। इसलिए जब तक मैं सक्रिय पत्रकारिता में रहा, अपने लेखन कर्म को मैंने नहीं छोड़ा। जब मैं नवभारत में था तो विनोद शंकर शुक्ल एक बड़े व्यंगकार, जैसे रायपुर में प्रभाकर चौबे रहे, धमतरी में त्रिभुवन पांडे, उसी तरह से विनोद शंकर शुक्ल जो हमारे गुरुदेव थे, तो हम दोनों ने मिल करके व्यंग का कॉलम शुरू किया, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। वो 5 साल 6 साल तक कॉलम चला। युगधर्म में रहा मैं तो देखी सुनी मैं लिखता रहा, भास्कर में रहा तो बात करामात लिखता रहा, राष्ट्रीय हिंदी मेल में मैं था तो आखिरी कॉलम करके, तो मैं जिस अखबार में भी रहा, अखबार की खबरों को आधार बनाकर मैंने समकालीन व्यंग लिखे, और उसके कारण मेरा व्यंग लेखन भी धीरे धीरे समृद्ध हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि पत्रकारिता ने मेरे अंदर के साहित्य को मांझने का काम किया। जी जी। आपने सद्भावना दर्पण के पहले शायद व्यंग पत्रिका भी आप लोगों ने निकाली थी उसको। सद्भावना दर्पण के बहुत पहले हम लोगों ने विनोद शंकर शुक्ल जी के साथ मिलकर के व्यंग शती नामक पत्रिका शुरू की। विनोद शंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ कॉलेज में पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे, हमको भी उन्होंने पढ़ाया। तो उनमें व्यंग की रुचि थी, व्यंग के स्थापित रचनाकार थे, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं आती थी। मेरी रुचि देख करके, और हमारे साथ हमारे मित्र सुभाष मिश्र भी थे, और एक दो और लोग थे, अख्तर अली, एक दो और नाम भूल रहा हूँ, उनको लेकर के उन्होंने पत्रिका शुरू की। हम लोग हरिशंकर परसाई से मिलने फिर जबलपुर भी गए, रविन्द्रनाथ त्यागी पर अंक निकला। तो व्यंग की अपने समय की वो एक महत्वपूर्ण पत्रिका हो गई थी। लेकिन मेरे मन में था कि एक अच्छी वैचारिक पत्रिका निकलनी चाहिए। व्यंग में रुचि थी, लेकिन मुझे लगा अब एक ऐसी पत्रिका निकालनी चाहिए जो भारतीय साहित्य को और विश्व साहित्य को हिंदी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। तो उसी पत्रिका को निकालने के लिए मैंने फिर एक बड़े अखबार को छोड़ करके साहित्यिक पत्रकारिता की ओर रुख किया और सद्भावना दर्पण नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब मध्य प्रदेश था, अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो माधवराव सप्रे संग्रहालय ने अपने प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका के रूप में सद्भावना दर्पण का चयन किया था। तो उससे बड़ा प्रोत्साहन मिला। दिल्ली में ये रमणिका गुप्ता युद्धरत आम आदमी पत्रिका निकाला करती थी, उन्होंने देश की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका के रूप में, अनुवाद पत्रिका के रूप में सद्भावना दर्पण को दिल्ली बुलाकर के पुरस्कृत किया। तो उस पत्रिका ने भी मुझे एक आकाश दिया उड़ने के लिए। तो साहित्य लेखन और पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता, दोनों की जुगलबंदी लगातार चलती रही। आपके इसमें व्यंग के साथ साथ आपने कहानी, कविताएं और गीत गजल भी लिखते रहे, साथ ही आपने नाटक भी लिखा। तो ये कहानियां आपने जैसे किस तरह से, मतलब कहानियां कहाँ कहाँ आपने किस तरह से लिखी, कहानियों को लेकर आप क्या सोचते रहे? मुझे लगता है कि एक लेखक को अगर उसकी दृष्टि व्यापक है तो विभिन्न मोर्चों पर काम कर सकता है। मुझे शुरुआत तो मेरी कविता से हुई, छोटी कविताएं लिखी मैंने, फिर व्यंग पर एकाग्र अपने आप को किया। फिर मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो व्यंग के विषय नहीं बन सकते, तो वो गीत के विषय बन सकते हैं, कहानी के विषय बन सकते हैं। तो मैंने अपनी भावनाओं को विस्तार देने के लिए कहानियां भी लिखी। मुझे लगा कि कहानियों से ये बात नहीं बन रही है, तो और उसको इलाज किया, कैनवास को और बड़ा किया, तो उपन्यास भी मैंने लिखे। अच्छा। फिर लगा कि नहीं, उपन्यास के अलावा इन सब चीज़ों को हम नाटक में ढाल सकते हैं। तो नाटक भी मैंने लिखे, बच्चों के लिए बाल नाटक लिखे। फिर लगा
कि नुक्कड़ नाटक भी लिखा जा सकता है। मुझे याद है कि जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब उस समय, और आज भी अमेरिका की दादागिरी तो है ही, तो मैंने एक नुक्कड़ नाटक लिखा, गुंडा नंबर 1। हाँ, वो गुंडा नंबर 1, तो मिनहाज वगैरह ने, इफ्ता ने उसका मंचन भी रायपुर में काफी पॉपुलर हुआ, पापी हुआ था। निसार और कई लोगों ने मिलकर उसको किया था। और ऊपर वाला सांप्रदायिकता बढ़ी तो ऊपर वाला एक, पागर मगर अनेक, मैंने नाटक लिखा, वो भी कई जगह खेला गया। तो एक रचनाकार की, मुझे लगता है कि रचनाकार की भावनाओं को विधा चूज कर लेती है, और इसलिए मैंने विभिन्न विधाओं में, जैसे कोई बात गजल में कहनी है, दो बात एक शेर में कह सकते हैं, तो मैंने शेर में कहने की कोशिश की कि देखा कि भाई आपस में हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्म की उसको लेकर के लड़ते हैं, तो फिर मैंने गज़ल कही कि सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, अपना तो हर काम मोहब्बत, हम तो करते हैं दोनों से, अल्लाह हो या राम मोहब्बत, तुम जाओ तीरथ को यारो, अपने चारों धाम मोहब्बत, अब तो कहीं कहीं दिखती है, पहले थी जो आम मोहब्बत, सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत। तो लगा कुछ गीत गजलों में हम बात कर सकते हैं। बड़ी प्रसिद्ध थी। हाँ, ये काफी पॉपुलर हुई, बहुत सारे लोग कुछ लोगों ने इसको नाटक में भी इस्तेमाल किया। नाटक में भी किया है। ये मेरा अच्छा रहा, सौभाग्य रहा कि मेरे कुछ गीतों को नाटकों में भी लोगों ने इस्तेमाल किया। तो एक संतोष होता है कि एक रचनाकार के नाते मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, और आज भी कर रहा हूँ। जब भी मन होता है तो कहानियाँ लिखता हूँ। भी हाल ही में मैंने एक लंबी कहानी चस्का करके लिखी है, वो कहीं छपेगी। इसके पहले भी वर्तमान साहित्य में, कादम्बनी में, नवनीत में कहानियां मेरी आती रही हैं। तो कभी कहानी लिखी, कभी लघु कथाएं भी मैंने खूब लिखी। कविताएं भी आप लिखी? कविताएं भी लगातार, नई कविता, लंबी लंबी नई कविताएं भी मेरी हैं, गजलें भी हैं, गीत भी हैं। तो काव्य के तीनों फॉर्म में मैंने लिखा है। और अभी मेरी एक किताब आ रही है जिसमें मेरे 1000 दोहे हैं। अच्छा अच्छा। 1000 दोहों का संग्रह है, जिसमें वैदिक अपने संस्कारों वाले विचार उसमें हैं, आधुनिक विचार भी हैं। तो पुरातन और नूतन संस्कृति के चिंतन को मैंने अपने दोहों में ढाला है। उसमें चौपाइयाँ भी मेरी हैं। तो वो मुझे लगता है कि जिस विधा की आवश्यकता मुझे होती है, उस विधा के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, नहीं आप, और सबसे बड़ी बात रहती कि आप समय के हिसाब से बिल्कुल मौजूद रहते हैं, समय को आप पकड़ कर चलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब हम किताबों पर जैसे बात करें तो आपकी मेरे ख्याल से 70-75 किताबें से ज़्यादा ही आ चुकी होंगी। नहीं, मेरी 106 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और अभी एक, और अब वो जो एक सबसे खुशी की बात है जो मुझे पता चला है कि आपका एक पूरा समग्र निकल रहा है। एक मेरी रचनावली आ रही है जो 20 खंडों में है। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना मैं इसको मानता हूँ। हरिशंकर परसाई जब जीवित थे तो उनकी रचनावली आई थी, और उस समय भी लगभग वो 64-65 साल के थे, और मैं भी उसी अवस्था में हूँ। तो परसाई जी से तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपनी भूमिका में जो बात की थी उसको मैंने अपने उसमें दोहराया। उन्होंने कहा था, मेरे रचनावली आना मेरा जीते जी श्राद्ध होना है। अच्छा, तो भाई उन्होंने लिखा है, आदमी का जीते जी श्राद्ध हो गया कि उस पर बाद में उस पर तर्पण हो या न हो, तो एक रचनावली आने से हमारा जीते जी श्राद्ध हो गया कि अपने सामने हम अपना प्रदेश छपा हुआ समग्र रूप में देख पा रहे हैं। तो आपका समग्र रखा भी है। हाँ, ये जो है आपका पूरा समग्र ये रचनावली है। इसका एक पहला खंड है। ऐसे 20 खंड आएंगे, और जीवेश हर खंड में 400 पेज रहेंगे। लेकिन मैंने प्रकाशक से कहा है कि 20 खंड पर्याप्त हैं। इसमें मेरा पत्रकारिता का, साहित्य का, कविता, कहानी, बाल साहित्य, नव साक्षर साहित्य सभी आ जाएगा। तो मुझे संतोष है कि पता नहीं अब अपने मैं देख पाता हूँ कि नहीं, लेकिन उम्मीद है कि अगर रह गया तो इन खंडों को अपने सामने देख पाऊंगा। और रायपुर में एक कार्यक्रम भी होगा, सब लोग हमारे चाहने वाले सारे मित्र उसमें। हाँ, पाठकों को बड़ी प्रतीक्षा है आपके खंड की कि भाई गिरीश भाई का खंड आ रहा है, तो लोगों को प्रतीक्षा तो ही है। शुभचिंतक लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी चिंतित हो रहे हैं कि ऐसे कैसे आ गया इनका। 20 खंड कैसे आ रहा है, इतना कब लिख लिया, क्या कर लिया। तो ये भी लोगों के मन में, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो नकारात्मक हैं, लेकिन ज्यादातर तो मेरे सकारात्मक मित्र हैं जो बहुत प्रसन्न हैं। भोपाल में जब मैं कार्यक्रम में गया तो उसके पहले खंड का
वहाँ पर लोकार्पण हुआ तो बहुत प्रसन्नता के साथ सब लोगों ने उसका स्वागत किया। इसीलिए मुझे एक शेर भी और याद आ रहा अपना, जो मैंने अच्छे मनुष्यों के लिए कहा कि दिल से अगर दुआ दे रहा कोई, दिल से अगर किसी को दुआ दे रहा कोई, इंसान है ये इसका पता दे रहा कोई। इंसानियत का पता देते हैं अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आपने इसमें लगातार आपकी जो मेहनत है और लगातार आप लगन से इसमें जुड़े रहे और आपने एक तय किया। मेरे के परसाई जी भी देखिए पूरी तरह से व्यंग पर समर्पित होकर और उन्होंने पूरा लेखन को ही अपना व्यवसाय बनाया। और उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बनाया परसाई जी ने। और परसाई जी की सबसे विशेषता थी कि वो व्यंग के साथ साथ समकालीन विषयों पर भी उनकी जो त्वरित टिप्पणियां हुआ करती थी। देशबंधु में एक समय था पूछिए परसाई से नामक कॉलम लोकप्रिय हुआ, बड़ा पॉपुलर हुआ। उसमें हम लोग, मेरे भी एक दो प्रश्न थे और भी बाकी लोगों के प्रश्न हुआ करते थे, बहुत उसके सटीक उत्तर देते थे। तो परसाई जी को आज तो गूगल के माध्यम से हमें सब जानकारियां मिल जाती हैं। उस समय परसाई जी के माध्यम से वैचारिक रूप से जानकारियां मिलती थी। तो परसाई जी ने निसंदेह मुझे प्रेरित किया। वो स्वतंत्र रूप से नौकरी छोड़ करके अपना लेखन करते रहे, उसके आधार पर उनकी जीविका चलती रही। तो मुझे लगा वो कर सकते हैं। और भी ऐसे कुछ लोग उदाहरण थे, नरेंद्र कोहली बाद में नौकरी छोड़कर वो करते रहे। तो मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। हालांकि अपना एक बैकग्राउंड रहा, ऊपर वाले की कृपा से कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक बड़ी हिम्मत की बात है कि आप बनी बनाई नौकरी छोड़ करके स्वतंत्र लेखन करें। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ लगातार जो प्रेरणा जो मुझे मिली, मैं याद करना चाहूँगा प्रभाकर चौबे जी को, जरूर मैं याद करना चाहूँगा। उन्होंने लंबे समय तक, वो शिक्षक थे, वैचारिक दृष्टि से संपृक्त आदमी थे और हंसते हैं रोते हैं उनका एक लोकप्रिय कॉलम था। और मुझे लग रहा है कि लगभग 50-60 साल तक, 50 साल तक लिखा उन्होंने लिखा। तो उनको भी देखता था कि जब इस उम्र में लिख सकते हैं, लगातार लिख सकते हैं, तो हम लोग क्यों पीछे रहे। तो एक प्रभाकर चौबे भी स्थानीय स्तर पर मैं देखूं तो मेरे लिए वो भी आदर्श थे। और वैसे विनोद शंकर शुक्ल मेरे आदर्श थे कि वो भी लगातार लिखते रहे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है उसे निराश और हताश होने की जरूरत नहीं, वो भी लगातार लिखते रहे। तो मैंने ये अनुभव किया है जीवेश की निरंतर आप लिखते रहें तो आपको देखने वाली आंखें इस महादेश में कम नहीं है। आज अगर मेरे साहित्य पर 22 लोग शोध कार्य कर चुके हैं, तो आप काम करते रहें तो आपको हाथों हाथ लेने वाले लोगों की कमी नहीं है। आप अगर लाइन पकड़ें और उसमें आप बिल्कुल जी जान से लग जाएं तो आपको कहीं न कहीं वो है। प्रभाकर चौबे जी का जैसे आपने कहा, तो उनकी मृत्यु के 3 दिन पहले तक उनका आखिरी कॉलम उसमें प्रकाशित हुआ। मुझे याद आ रहा है। तो वो मतलब उन्होंने आखिरी समय में तो अपने एक राइटर को बिठाकर लिखवाया था कि भाई लिख लो। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर भी उतने ही सक्रिय हैं और आप वैसे लेखन में भी सक्रिय हैं, तो आखिर आप इतना ऐसा समय कहाँ से निकाल पाते हैं? ये समय निकालने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय भी जब मैं प्रेस में काम कर रहा था तब भी रात को 2 बज जाते थे पेज लगाते हुए। तो बाकी लोग तो आराम करने चले जाते थे, वहीं सो जाते थे, लेकिन मैं अपना समय निकाल करके कोई नुक्कड़ नाटक, कभी कोई गज़ल या कोई कविता या व्यंग लिख लेता था। तो मुझे लगता है अगर आपके मन में इच्छा है, सृजन की आग आपके भीतर अगर दहक रही है तो आप समय निकाल लेंगे। इसलिए मेरे लिए भी इसलिए समय निकालने का, जब मैं नौकरी करता था, पत्रकारिता कर रहा था, तब तो थोड़ा बहुत समय निकाल लेता था। लेकिन जब से मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की तो मेरे पास सद्भावना दर्पण पत्रिका तो है ही, लेकिन उससे भी अपना समय मैंने टाइम टेबल ऐसा सेट किया है कि मैं आज भी, जैसे दफ्तर में कोई कर्मचारी काम करता है 7 घंटे 8 घंटे, मैं उसी तरह से अपनी टेबल पर बैठ करके अलग अलग काम करते रहता। अपनी पांडुलिपियां तैयार करना और अपनी रचनाओं की एडिटिंग करना। इतने घंटे का पीरियड काट टाइम टेबल आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे अब दिल्ली में 2 साल से दिल्ली के एक दैनिक अखबार है दिल्ली का, नेशनल टाइम्स, नेशनल एक्सप्रेस, तो उसका रविवारी का संपादक मैं हूँ। साहित्य पेज को मैं देखता हूँ, तो उसके लिए भी समय निकाल करके 1 घंटे जो रचनाएं आती हैं उनको एडिट करना। तो समय तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके पास समय का अभाव हमेशा रहेगा। कई हमारी उम्र के मित्र लोग ये बोलते हैं कि अरे यार क्या करना है, अब जीवन में क्या रहा है, लंबी पारी खेल लिए। तो वो एक हताशा निराशा के कारण वो जड़ता आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच को अपनी उम्र पर हावी नहीं होने देना है। उम्र का काम है, वो बढ़ती जाएगी
धीरे धीरे स्वास्थ्य भी क्षरित होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए। जी। वो मजबूत रहे तो आप निरंतर सृजनरत रहेंगे, ऐसा मेरा अभी तक का सोचना है। जब मैं देखा आप लगा बिल्कुल अनुशासनबद्ध हैं, हाँ, ये जिस बहुत समय पर जरूरी जो है, और इतनी यात्राएं उसके बीच में आप कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आपका कुछ न कुछ कार्यक्रम या आयोजन लगा ही रहता है, लगातार लगा हाँ, रहता है। उसके बावजूद आप अपना इतना सब काम कर लेते हैं। कई बार मैं प्रवास पे जाता हूँ तो अपना लैपटॉप भी ले जाता हूँ। हाँ, अच्छा, वहाँ ले जाकर लैपटॉप अपना पता लगा बैठे हैं ट्रेन में, तो ऐसे 2-4 मित्र हमारे वो रास्ते में ट्रेन भी यात्रा करते हुए, एक तो हमारे मित्र हैं गाजियाबाद में रहते हैं विनय दुबे, वो मैं अपने लैपटॉप में बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं, वो देखा मैं काम कर रहा हूँ तो झांक के देखा क्या कर रहा हूँ। मैं तो देखा उपन्यास पर काम कर रहा था, तो उनको लगा कि लेखक है, तो फिर वो मुझसे बात करने लगे। आज मेरे बड़े परम मित्र हैं। तो ऐसे ऐसे डिवाइस आ गए हैं मोबाइल में कि आप अगर लैपटॉप नहीं भी है तो आप बोल करके टाइप कर सकते हैं। मोबाइल में बहुत सारा काम कर ले। मोबाइल आपका अपने आप में चलित कार्यालय हो गया है। तो चूंकि हमारे बहुत सारे मित्र, हमारी उम्र के लोग इस सब चीजों से दूर है, उन्हें बहुत सारी तकनीकी जानकारी नहीं है, अर्जित करना भी नहीं चाहते, लेकिन मैंने समय के साथ अपने आप को अपडेट किया और जो भी नया फॉर्म आया तो उसमें सारी उपस्थिति हमने दर्ज कराई, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप में तो सब कोई भी गुस्सा है उसमें, ट्विटर है, तमाम जगह जो भी हो, और यूट्यूब में भी अब धीरे धीरे यूट्यूब इस चैनल में अपन कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा है तो मैंने उधर भी सक्रिय होने की कोशिश मैंने की है। तो जो हमारे समय का फॉर्म है, जो माध्यम हमारा है, जो मीडिया जिसको बोलते हैं, सोशल मीडिया एक बड़ा नेटवर्क हो गया है, तो उस मीडिया के माध्यम से आपको अपने को अभिव्यक्त करना है। पहले प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक हिस्सा आया, जो टीवी वगैरह हुआ, लेकिन अब सोशल मीडिया आ गया है, जिसमें रेडियो में भी आपकी काफी, हाँ, रेडियो में मेरे कितने नाटक, रेडियो के माध्यम से मेरे अनेक नाटक आए, वार्ताएं खूब आई, व्यंग आए, प्रभाकर चौबे जी के भी उसमें झलकियां लिखा करते थे। मैंने भी खूब सारी वार्ताएं भी बहुत समकालीन विषयों पर वार्ताएं भी खूब आई, अभी डिस्कशन भी खूब आते रहे हैं, तो उस माध्यम का भी मैंने इस्तेमाल किया है। जो भी सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल मुझे लगता है हर जागरूक लेखक को और नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि अब लेखक तक मामला नहीं रह गया है, अब नागरिक का मामला होगा और आपको पहुंचना पड़ेगा। इस समय पत्रकार है, जिसके पास मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, वो अपने आप में पत्रकार है, वो नागरिक पत्रकार है। वो अपनी खबर, कहीं घटना होती है, फट से अपना कैमरा चालू करता है, उसकी फोटो बनाता है और संबंधित चैनल को भेज देता है। चैनल लिख करके ऐसी घटना हुई, वो चैनल वाले सुप्रकाशित उसका नाम देकर को प्रसारित भी कर देते हैं। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए मुझे लगता है हमें सोशल मीडिया के दौर में एकदम सजग रहना है। और जब हमें एक हथियार मिला है, एक रचनात्मक हथियार मिला है, उसका हमें बेहतर इस्तेमाल करना है। अगर आप लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपका दायित्व है कि आप ऐसी बातें करें जिससे दिलों को हम जोड़ सकें, समाज में बिखराव न हो, वैमनस्य न फैले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कबीर ने कहा। अपनी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। सही बात। तो हमें 600 साल पहले उन्होंने कहा, तो हमें ऐसी बात नहीं कहनी है कि झगड़ा फसाद बढ़ जाए। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग रहे पत्रकार, तब तो समाचार और न्यूज का जमाना था, अब आजकल बड़ा फेक न्यूज का जमाना है। हाँ, ये एक नई चीज आ गई। तो ये कुछ व्यंग भी मैंने लिखे कि आप मतलब फेक न्यूज इस तरह से है कि फेक न्यूज भी इतनी प्रामाणिक तरीके से पेश की जाती है कि आदमी को लगता है सही है। बताया जा रहा है कि 1916 में गांधी जी ने फलाने रॉबर्ट के साथ बात करते हुए कहा था और ये लेख लिखा था, उसमें देखिए उन्होंने ऐसी बात की, और एक अखबार की फोटो कटिंग टाइप भी धुंधला दिखाई देता है, बड़ा विचित्र। हाँ, तो उससे लगता है कि यार सही बात है, तारीख भी बता रहा है। मतलब ये तकनीक का दुरुपयोग, तकनीक का भयानक दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए जो चीजें अभी आ रही हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या और किसी माध्यम से, तो फौरन उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, न भड़कने की जरूरत है। उससे हमें नीरशील विवेचन करना होगा कि बात सही है कि नहीं। बड़े बड़े विद्वानों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में ऐसी भ्रांति फैलाई जा रही है, तो बहुत साधक होकर के हमें सबका सुनना है और अपने विवेक से निर्णय करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। आपकी लाइब्रेरी भी बड़ी समृद्ध दिख रही है, लाइब्रेरी में भी। हाँ, ये मुझे लगा कि एक जब ये घर बना तो मुझे लगा अपने घर में एक समृद्ध लाइब्रेरी भी बहुत जरूरी है,
क्योंकि हम लोग को लिखने पढ़ने वाले हैं, हाँ। तो हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, तो हम अपना खुद भी तो ज्ञान अर्जित जी, करें। जी, जी, सही बात। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान बांटते जा रहे हैं। पढ़ने के हमारे लिए वेद पुराणों ने क्या कहा, तो वो सारी चीजें जी, करने के लिए मैंने किताबें एकत्र की। तो ज्यादातर बहुत सारी किताबें मेरी खरीदी हुई किताबें हैं। मुक्तिबोध रचनावली है, हरिशंकर प्रसाई रचनावली है, दिनकर जी की है, और भी बच्चन जी की रचनाएं हैं। बहुत पढ़ना सारी तो बहुत जरूरी ही है। क्या है, अगर आप अगर को अच्छा लिखना है हाँ हाँ, तो लगातार अपने समकालीनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जरूरी है जी। और मैंने ये महसूस किया है कि पढ़ने के कारण मेरे अंदर कुछ न कुछ नया जी जी, चिंतन भी विकसित हुआ है। जैसे आज भी मैं पढ़ते रहता हूँ साधक संजीवनी, रामचरितमानस जी। और कल्याण के अंक। तो उनको पढ़ने से अगर आप कोई अच्छा लेख पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक कुछ नवाचार विकसित होता है। आज भी हम जब पढ़ते हैं कबीर को, तुलसी को, रसखान को, रहीम को, तो लगता है ये 500-600 साल पहले के लोग नहीं है। हाँ। ये 2022 के लोग हैं या जी, 23 के लोग हैं, और आज के हिसाब से लिख दिया है। इसके साथ साथ मैं आपसे गिरीश भाई ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इन सब रचनाशीलता के बीच में और व्यस्तताओं के बीच में परिवार को कैसे संभाल के रखा? मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उन लेखकों में शुमार नहीं करना चाहता जो आकाशगामी होते हैं, जो आपुरी ऊपर घूम रहे हैं। मुझे लगता है सतह पर रह करके हमें काम करना चाहिए। तो जब हम घर परिवार में रहते हैं तो एकदम परिवार के एक सदस्य के नाते आपको लेखक का छोला उतार करके वहां रहना पड़ेगा। इसलिए मैं मित्रों के बीच में भी रहता हूं तो कोई अपने लेखकी दम्भ के साथ नहीं रहता। इसलिए मेरे इतने सारे मित्र हैं जो आज भी बहुत प्रेम मुझसे करते हैं, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को लेखक नहीं माना। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको इस देश में एक नागरिक की तरह रहना है। हमारे बहुत सारे लेखकों को मैं जानता हूं, वो नागरिक की तरह नहीं रहते, वो हमेशा लेखक की तरह रहते हैं। इसलिए बड़े अलोकप्रिय रहते हैं, अपने में ही कैद रहते हैं, जनता के बीच में उनकी कोई पहचान नहीं रहती, और उनका नाम सुनकर लोग बिदक भी जाते हैं कि अरे यार वो है। एक बात और मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूँगी, आप इतने लोगों से मिलते रहे, आपका 4 दशक से ज़्यादा आपका रचनाशीलता रही, 4 दशक से आप लगातार सक्रिय भी हैं। आप अपने प्रदेश में आपको किन लोगों से आप काफ़ी प्रभावित भी रहे, और किसी आपको जो ऐसे लगते हैं कि ये लोग हमारे प्रेरणा स्रोत सरीके रहे हों, ऐसा कभी आपको लगता है? अगर मैं बोलूँगा तो काफ़ी नाम हो सकते हैं, लेकिन कुछ नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। क्योंकि मैं साहित्य और पत्रकारिता में रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको ही याद करना चाहूँगा। मुझे याद आता है अपने पंडित मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव, मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा और रंगकर्मी हबीब तनवीर, ये सब तो मेरे बड़े आदर्श रहे ही हैं। इनसे मैं लगातार, इनको मैंने पढ़ा भी है, और उनसे तो श्रीकांत वर्मा से तो 1-2 बार मुलाकातें भी हुई हैं। मुकुटधर पांडे जी से सौभाग्य से एक बार जब मैं नवभारत में था, उस समय उनसे भेंट हुई। तो ये सब मेरे बड़े आदर्श रहे हैं। और रायपुर छत्तीसगढ़ के, और इधर की बात करूं तो त्रिभुवन पांडे एक बड़े रचनाकार थे, जो नहीं रहे। प्रभाकर चौबे जी का नाम मैंने लिया। और पत्रकारिता के क्षेत्र में देखूं तो एक उसमें लंबी सूची रही है। ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इस पूरे आपकी रचनावली के लिए शुभकामनाएं। हम लोग चाहेंगे कि एक बार आपकी रचनावली फिर से दिखाएं, और रचनावली आपकी यथा जल्द आए, ताकि लोगों को, पाठकों को उसका एक पूरा आपका समग्र लेखन मिल जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भैया, आपने समय दिया, और उत्तराखंड न्यूज़ और गुटकार की ओर से हम आपका एक बार फिर आभार व्यक्त करते हैं। मेरी भी शुभकामनाएं।